Morning, ladies and gentlemen. Today we are in the 7th day of our 1-week capacity building program on on right to education. So, in our today's session, we have Shri Advocate Ashok Agarwal, who will be deliberating on school education and the law. And Shri Ashok Agarwal is a social jurist and Supreme Court of India lawyer. He also practices in High Court of Delhi, and Shri Agarwal has devoted himself to the cause of right to education, right to health, and right to work. So without wasting much time, it's over to you, sir. थैंक यू, शुक्रिया सब लोगों का। इसको ये जो हमारा स्कूल एजुकेशन एंड लॉ ये टॉपिक है और इसको हम शुरू करते हैं अपनी लॉयर कम्युनिटी से एक टिप्पणी करके फिर शुरू करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसमें ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि लॉयर्स का या लॉ टीचर्स का या लॉ स्टूडेंट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है टू एक्चुअलाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन। चाइल्ड राइट्स जो है, राइट टू चाइल्ड राइट्स टू एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए एक टिप्पणी करना जरूरी है। तो वो ये है कि एक ज़माना था जब हमारे लॉयर्स जो थे वो बहुत ही हाई फाई क्लास से आते थे और मतलब मेरे ख्याल से मोर देन 95% लोग जो थे वो हाई फाई क्लास से थे, रिच राय साहब और फलाना साहब, और बहुत निग्लिजिबल नंबर जो थे वो हमारे दूसरे से लोग थे, दूसरे तबके के थे। लेकिन आज जो कंपोजिशन है वो देश के अंदर वो बिल्कुल उलट गया है। आज हार्डली 5% लोग हैं जो रिच कम्युनिटी से हैं लॉयर्स, और 95% और मोर देन 95% जो है वो कंपोजिशन जो है वो हमारे पुअर फैमिली से, फैक्ट्री के वर्कर्स के बच्चे हैं, एग्रीकल्चर में खेत में काम करने वाले मजदूरों के बच्चे हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। तो ये कंपोजिशन बिल्कुल बदल गया है। और ये जो लोग हैं जो 95 जिनको मैं कह रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा परसेंटेज कम या ज़्यादा हो, ये सब पीड़ित वर्ग से है। बड़ी मुश्किल से पता नहीं किस तरीके से पढ़ाई करी होगी और लॉ की या कर रहे होंगे, और कितना उसमें इनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा होगा है? तो ये पीड़ित वर्ग है, पीड़ित वर्ग से ही है ये। तो इनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये एक सोसाइटी को चेंज करेंगे। नेचुरल है, जब आदमी एक्सप्लॉइटेड क्लास से है तो उसका एक एक्सपेक्टेशन भी होता है उससे कि वो सोसाइटी को। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि जैसे ही लॉयर बन जाते हैं वैसे ही जो है ना इनका सोच इस तरीके का हो जाता है, मतलब जैसे जेठमलानी से कम नहीं हमने सोचना, मतलब तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक 11 साल की या 12 साल की एक लड़की किसी के घर में काम कर रही है, मेड सर्वेंट का, तो वो चाइल्ड लेबर है? उसको स्कूल में होना चाहिए। लेकिन अगर आप जाके उसके एम्प्लॉयर से बात करेंगे और पूछेंगे भाई देखो तुमने इसको यूं क्यों रखा हुआ है, इसको स्कूल जाना चाहिए, इसकी ज़िंदगी खराब हो रही है, तो आपको क्या जवाब मिलेगा? आपको जवाब ये मिलेगा, अरे भाई ये झुग्गी से आई हुई लड़की है, इसकी सबसे ज़्यादा यहाँ सेफ्टी है, फर्स्ट क्लास खाना इसको मिलता है, एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर में रहती है, और पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहती है, और अगर ये अपने घर में होगी तो पता नहीं इसके साथ कोई असॉल्ट हो जाए, कुछ हो जाए। तो उसने तो अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। जब आप उसके पेरेंट्स के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई आप अपने बच्चे की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो, उसको पढ़ाते क्यों नहीं हो, तो आपको जो पेरेंट है ना वो भी वैसे ही जवाब देगा जो एम्प्लॉयर ने दिया, सारे के सारे जवाब वही दे देगा। तो हमारे लॉयर ब्रदर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि जबकि मेजॉरिटी एक तरीके से ये सारे बहुत पोटेंशियल फोर्स है नंबर में भी और क्वांटिटी में भी टू चेंज द सिस्टम, बट
क्योंकि इनके हम लोगों के समझ में जो है वो ये एम्प्लॉयर वाली बात आ जाती है, तो हम लोग जो है ना एक्चुअली में जो रोल हमारा होना चाहिए सोसाइटी में वो मैं समझता हूँ कि नहीं कर पाते हैं। ये विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल आवर लॉयर्स, ये मेरी दिमाग में आया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और इसीलिए देश में आज ये देखने को मिलता है कि इन बच्चों के लिए, और खासकर जो सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं या जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जो पीड़ित चिल्ड्रन हैं, उनके लिए देश में कहीं हमें दिखता ही नहीं है कि लॉयर्स जो हैं वो एक तरीके से फोर फ्रंट पर आकर जो है उनके लिए लड़ाई लड़े, जबकि मेजोरिटी जो लॉयर्स हैं वो उस बैकग्राउंड से हैं जहां बहुत स्ट्रगल है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। तो मेरी एक समझ ये है कि हमें अपने जो दोस्त हैं, लॉयर्स दोस्त हैं या लॉ टीचर्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि सोसाइटी को चेंज करने के लिए है। और उसी बात को ध्यान में रखकर हम अपनी बात को प्रोसीड करते हैं। अभी ये जो स्कूल की बात आती है, जब स्कूल एजुकेशन की बात आती है, इसको हम प्राइमरीली जो है ना 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक तो वो है जो प्राइवेट स्कूल है, जिसके अंदर पेरेंट जो है वो फीस देता है बच्चे की। दूसरा वो है जो EWS एडमिशन्स हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, जिसको RTE के नाम से जाना जाता है, RTE एडमिशन बाय एंड लार्ज। और तीसरा है जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। और चौथी अगर हम कैटेगरी उन बच्चों की ले लें जो संख्या में बहुत बड़ी है, वो है ड्रॉप आउट है, चाइल्ड लेबर है, और स्कूल नहीं जाते फॉर वन रीजन और अनदर, वो एक फोर्थ कैटेगरी को हम मान लेते हैं। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर। प्राइवेट स्कूल्स में जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है, मैं क्वालिटी के ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि बाय एंड लार्ज क्वालिटी पे भी क्वेश्चन है प्राइवेट स्कूल का, और मेरी समझ ये है कि हार्डली 15% स्कूल्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि कुछ एजुकेशन देते हैं। बाकी 85 प्राइवेट स्कूल्स हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो मोर और लेस गवर्नमेंट स्कूल जैसे ही उनकी हालत है, थोड़ी टाई वाई वाला फर्क हो सकता है। तो ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और ये जो हमारे पेरेंट्स हैं, लेकिन अभी ये भी देखने को मिल रहा है, इंटरेस्टिंग ये है कि धीरे धीरे जो एनरोलमेंट है वो प्राइवेट स्कूल्स में बढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में घट रहा है। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें एक्सीडिंग 50% जो है बच्चों की एनरोलमेंट है। मतलब टोटल बच्चों की अगर हम लेते हैं एजुकेशन में तो 50%, तो जो गवर्नमेंट स्कूल की है वो 50 से लेस जाने को तैयार हो रही है। अब वहाँ पे जो मेन लड़ाई चलती है वो चलती है फीस की, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल छोटी फीस वाले भी स्कूल हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आज की तारीख में 10,000 रुपया पर मंथ एवरेज मुझे लगता है जो ठीक से प्राइवेट स्कूल है उनमें 10,000 रुपये महीना की फीस है। और कई जगह तो साल भर की जो है आप हैरान होंगे 22 लाख 23 लाख भी फीस है प्राइवेट स्कूल में, जहाँ थोड़ा रेजिडेंस का भी है। अब इसमें जो फीस का लड़ाई है वो ये है कि इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, इसमें जो लॉ है फीस को लेकर, क्योंकि वो इसलिए भी है क्योंकि जब गवर्नमेंट स्कूल्स डिटेरियोरेट हुए तो लोगों ने मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में जाना शुरू कर दिया, और जब प्राइवेट स्कूल में जाना शुरू कर दिया तो प्राइवेट स्कूल को मौका मिल गया कि इनको लूट लो, तो एक लूट शुरू हुई। और मैं आपको एक फर्स्ट जो केस हिंदुस्तान में मैंने किया, और वो फर्स्ट केस ही था हिंदुस्तान में, वो 1997 में था, जिसको हम फी हाइक केस बोलते हैं। तो वो क्या था कि दिल्ली के अंदर 1997 में दिल्ली में ऑल ऑफ ए सडन अप्रैल के महीने में 40% से 400% फीस बढ़ा दी यहाँ के दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स ने। और उसका रिजल्ट ये हुआ, वो 5th पे कमीशन अभी लागू भी नहीं हुआ था, ये था कि आ रहा है 5th पे कमीशन, उसके नाम से इतनी फीस बढ़ा दी। तो क्या देखने को मिला, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री जो मिडिल क्लास थी वो सड़क पर आ गई और उन्होंने हर तरीके से एजिटेशन शुरू कर दिया। पहली बार मतलब पेरेंट्स पहली बार ऑर्गेनाइज हुए। उस वक्त तक ये प्राइवेट स्कूल्स भी ऑर्गेनाइज नहीं थे
जब जब पेरेंट्स ऑर्गेनाइज हो गए तो उसके बाद फिर ये प्राइवेट स्कूल भी ऑर्गेनाइज होने लगे। ये सब जो एसोसिएशंस पेरेंट्स की हो या स्कूल मैनेजमेंट की हो, सब 97 की ही उपज है ये। तो 3 महीने जब उन्होंने पूरा एजिटेशन वगैरह करा और उसके बाद उन्होंने मुझको अप्रोच किया कि एक PIL फाइल करना, तो मैंने ऑलरेडी वॉच कर रहा था उनको और मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसका PIL फाइल करूंगा और आपसे फीस भी नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। तो मैंने जब इसके ऊपर स्टडी किया तो हमारे पास क्या मटेरियल था? हमारे पास एविडेंस थी सिर्फ ये पिछले कुछ सालों की कि इस पिछले 5 साल में इन्होंने किसी वक्त 20% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया। ये एविडेंस थी अपनी जो फीस स्लिप्स होती हैं। दूसरा हमारे पास उनी कृष्णन का जजमेंट था 1993 का, जिसके अंदर था कि फीस ये जो स्कूल है ये कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास फैक्ट ये था कि हर साल बढ़ा रहे हैं, लॉ ये था कि एजुकेशन में कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते। ये 2 चीज़ों को लेकर हमने जो है 1997 में दिल्ली हाई कोर्ट में जो है केस किया। उसमें कोई 40-50 प्राइवेट स्कूल्स को भी पार्टी बनाया, गवर्नमेंट तो बननी थी पार्टी। और उसके बाद जो 1998 में जो जजमेंट आया अक्टूबर के अंदर, उसमें उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनके ये 4 लीगल पिलर्स के ऊपर स्टैंड करते हैं। और वो क्या है 4 लीगल पिलर्स? फिलैंथ्रोपिक है, कम्युनिटी सर्विस है, नो प्रॉफिटरिंग है, नो कमर्शलाइजेशन है। ये 4 लीगल पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये स्कूल जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब जब हम ये चारों चीजें दिमाग में लाते हैं तो हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आपने कोई इसमें प्रॉफिट नहीं करना, मुनाफा नहीं कमाना है, आपने सर्विस देनी है लोगों को। और इसका सिंपल बात ये बनती है कि भाई जो फीस आप मेरे मतलब जो चाहते हो फीस ले लो, लेकिन वो फीस सारी मेरे बच्चे पे खर्च होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आप मुझे हिसाब दे दीजिए। तो ये हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में ये लिखा, फिर साथ में ये भी लिखा, क्योंकि उस वक्त तक गवर्नमेंट को भी ये लग रहा था कि शायद वो प्राइवेट स्कूल के ऊपर कोई शिकंजा कस ही नहीं सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, तो तुम्हारे पास पावर भी है और तुम्हारी ड्यूटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि तुम प्राइवेट स्कूलों के अंदर कमर्शलाइजेशन को चेक करो। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा नहीं ले सकता, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ले सकता है, और वो भी वो जो बच्चे पे खर्च होता है। और एक बच्चे पे जो खर्च होता है मतलब वो पैसा दूसरे बच्चे से भी आप रिकवर नहीं कर सकते। इस तरीके के जजमेंट, वो हिस्टोरिक जजमेंट है वो। और उसके बाद उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसको मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने उनका वो जो है अपील डिसमिस कर दी। फिर उन्होंने एक और चांस लिया रिव्यू का, और 2007 में उनका रिव्यू भी डिसमिस हो गया। और उस सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के जजमेंट में ये कहा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज कही वो ये कही कि फीस जो है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, स्कूल की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक्स एक तरीके से सेटल हो गए इस बारे में। अब हुआ क्या कि पूरे देश में कोई लॉ तो था नहीं रेगुलेट करने का। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करके ये सब जजमेंट दिया। तो उसका ऑफशूट ये हुआ कि सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर फी रेगुलेशन एक्ट आया, और उन्होंने वो सब चीजें इसी से ड्रॉ करी कि पैरामीटर्स क्या होंगे। कोई भी स्कूल फीस अगर बढ़ाना चाहता है तो एक कमेटी होगी हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, वो उसके सामने देंगे, वो एग्जामिन करेगी। वो प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो फीस इनको सेटल करके देगी, जो 3 साल चलेगी, और 3 साल के अंदर ये फीस नहीं बढ़ा सकते। इस तरीके का वो फर्स्ट रेगुलेशन आया। और उसके बाद फिर महाराष्ट्र का आया, पंजाब का आया, राजस्थान का आया, यूपी का आया। ऐसे लगभग मेरे ख्याल से आज की तारीख में कोई मेरे ख्याल से 10 या 12 स्टेट्स ने वो बनाया। लेकिन वो सब कंट्राडिक्टरी भी है, क्योंकि कहीं तो वो कह रहे हैं पहले बढ़ा लो आप 10-15%, उसके बाद देखेंगे। कोई कह रहा है नहीं, पहले आप कमेटी को प्रपोजल दीजिए। तो
मेरा कहने का ये मतलब है कि जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स की फ़ी का मामला है, वहाँ पर जो है इस तरीके का लॉ लेट डाउन हुआ। और क्योंकि एक तो सारे राज्यों ने, सारे स्टेट्स ने, दे हैव नॉट कम अप विद द रेगुलेशंस। दूसरा ये कि जो ये है रेगुलेशन वो कंट्राडिक्टरी भी हैं आपस में। तो हम लोगों का शुरू से ये रहा कि एक नेशनल लॉ बनना चाहिए, एक डिमांड हमारी रही कि नेशनल लॉ बननी चाहिए, जिससे कि क्योंकि यूनिफॉर्म प्रॉब्लम है, ये पूरे कंट्री में प्रॉब्लम है। क्योंकि जब 1997 में दिल्ली में हुआ और उसके बाद जब 6th पे कमीशन आया तो पूरे देश के पेरेंट्स जहाँ जहाँ प्राइवेट स्कूल्स थे, एजिटेशंस हुए, क्रिमिनल केसेस तक रजिस्टर हुए, गोली तक चल गई फरीदाबाद के अंदर तो फीस को लेकर। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये भी है कि एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करने के कुछ रेगुलेशंस बने, दूसरा ये कि हमें नेशनल लॉ चाहिए, तीसरा ये कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वो अलग बात है कि वो उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स को, लॉ बनने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो पेरेंट्स हैं ये वेल ऑफ भी है कंपेरेटिवली दूसरे पेरेंट्स के हिसाब से, और समझ भी रखते हैं। तो बहुत लिटिगेशन इसके ऊपर हुआ। आपको याद होगा जब कोविड के अंदर भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया कि भाई कोविड की फीस मत लो, और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये कहा, गुजरात से वो मैटर आया कि भाई 15% जो है आपको हम 2 साल का रिड्यूस कर देते हैं कोविड के पीरियड का, बाकी सब फीस देना पड़ा लोगों को। तो ये एक जहाँ तक प्राइवेट स्कूल की बात है। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, EWS वाला। EWS जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर है, इसकी कुछ बैकग्राउंड है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि दिल्ली में लगभग 400 स्कूलों को गवर्नमेंट ने लैंड दी थी बहुत कंसेशनल रेट पे, मतलब 2000 रुपये पर एकड़ लैंड दी थी, और उसमें भी जो 1/3 लैंड थी वो 1 रुपये में दी थी। और उसमें कंडीशन ये थी कि 25% आपको जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको देना पड़ेगा। तो वो उन्होंने कभी दिया नहीं है 50s, 60s, 70s, 80s में। तो जब हमें ये कुछ मटेरियल मिला, हमने एक और केस चल रहा था ये फी हाइक वाला, इसके अंदर हमने इसमें कोर्ट ने DDA को बोला कि तुम लिस्ट दो कि तुमने कितने स्कूलों को लैंड दिया है। तो वहां से हमें 265, वो लैंड भी सोसाइटी को मिलती है, लैंड स्कूल को नहीं मिलती, सोसाइटी को अलॉट होती है, सोसाइटी को अलॉट होती है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड रनिंग ऑफ स्कूल। तो वो 265 सोसाइटीज की लिस्ट हमको दूसरे केस से मिली और पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई कि इतने लोगों को लैंड मिली है और इस कंडीशंस में मिली है। तो फिर हमने एक PIL 2002 में डाला दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और 2004 में 10 जनवरी 2004 को उसमें पहला ऑर्डर हुआ दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार को कहा कि भाई आप देखिए कौन से स्कूल हैं ऐसे जो ये जो है इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको वायलेट कर रहे हैं, और उनके नाम जो है वो लैंड ओनिंग एजेंसी को भेजो जिससे कि इनकी लैंड को कैंसिल किया जाए। वहां से सिलसिला शुरू हुआ और 2004 और 5 से हम लोगों ने पूरे जुट कर जो है ना इसके अंदर ये देखा कि इसको इम्प्लीमेंट, और ये इम्प्लीमेंट हुआ, बहुत शुरू में बहुत कम इम्प्लीमेंट हुआ लेकिन हुआ। और उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी कि जब ये इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट ने फोर्स किया तो प्राइवेट स्कूल्स वालों ने अलग अलग तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी तरीके जो है, हैरेसमेंट के तरीके निकालने की कोशिश करी। बच्चों को आफ्टर स्कूल 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाने की बात करी, क्लास में पीछे बैठाने की बात करी, उनकी ड्रेस बदल दी। जो EWS बच्चे थे उनके जो आई कार्ड था उसके ऊपर ब्रैकेट में W लिख दिया कि ये वीकर सेक्शन है। तो हमें बहुत इनिशियली जो है ना मतलब बहुत मतलब इस जनता के साथ जो है लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि EWS का जो ऑफर था ये हमारे EWS क्लास के लिए वो बहुत बड़ा था, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स इसके अंदर आया कि मतलब मैं ये कहता था कि अगर हिंदुस्तान में हर एक पेरेंट को आप ये ऑफर दे दो कि तुम्हारा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में EWS में पढ़ेगा और कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो शायद हिंदुस्तान में कोई एक भी फैमिली ऐसी नहीं होगी जो कहेगी नहीं जी हम फीस दे के पढ़ाएंगे, वो कहेगी सब हमारा EWS में कर। तो इतना स्पष्ट, और आज पूरे देश में ना मारामारी हो रही है। और मैं ये आप एक सवाल ये उठता है, मैं अपने से सवाल पूछता हूँ कि भाई आपको क्या परेशानी थी, आपने क्यों ऐसा किया। मेरे दिमाग में आर्टिकल 38 था जो कहता है कि इनकम गैप रिच और पुअर के अंदर कम होना चाहिए है।
और शुरू से चल रहा है ये। जब आज़ादी हुई थी तो इनकम गैप बहुत कम था, लेकिन आज इतना इनकम गैप है, अगर अडानी और अंबानी को ले और एक झुग्गी वाले को ले तो यही नहीं पता कि कितना गैप है इनकम का। तो ये आर्टिकल 38 में ये भी है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, इनकम का गैप कम होना चाहिए, जो देश की वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। तो वो जो दिमाग में मेरे आर्टिकल 38 था उसको लेकर मैंने कहा नहीं, कुछ तो डेंट किया जाए। तो ये मामला वहां से उठा और आप देखिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर आ गया है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट में पूरे कंट्री, वो अनफॉर्चुनेट बात है कि 2012 का जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था उसमें उन्होंने जो है माइनॉरिटी स्कूल्स को एक्सक्लूड कर दिया है। वो अनफॉर्चुनेट पार्ट है। मुझे नहीं समझ में आता कि एक बच्चा जो माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ता है, माइनॉरिटी है या माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ता है या नॉन माइनॉरिटी में पढ़ता है, उसको किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाए है? तो अब राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरा का पूरा ही उसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, वो है केंद्रीय विद्यालय का। वो क्या हुआ कि 2010 में जब ये एक्ट आया तो 2011 में केंद्रीय विद्यालय वालों को ये अप्लाई करना था 25% वाला फार्मूला रिजर्वेशन। तो होता क्या था, केंद्रीय विद्यालय के अंदर सारे पूरे क्लासेस के अंदर वो शुरू से जैसे गवर्नमेंट जॉब में या एजुकेशन में रिजर्वेशन होता है ना, वो रिजर्वेशन ये शुरू से फॉलो कर रहे थे जब से ये बने हैं। जब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तो केंद्रीय विद्यालय ने क्या फैसला लिया, इन्होंने कहा कि बाकी सब क्लासों में बंद कर दो रिजर्वेशन, सब तरीके का सारा रिजर्वेशन जो है ट्रांसफर कर दो ये 25% के अंदर। और वो बड़ा टिपिकल था। टिपिकल इन द सेंस ये था कि जैसे 40 बच्चे होंगे एक क्लासरूम में तो 10 सीटें होंगी 25% के अंदर। तो वो क्या करते थे कि 6 जो है 6 जो जाएंगी शेड्यूल्ड कास्ट को, 3 जाएंगी शेड्यूल्ड ट्राइब को, और बचा 1 बाकी तुम बांट लो जो और है, EWS है, डिसेबल्ड बच्चे हैं, ये है। इस तरीके से उन्होंने उसको सब डिवाइड कर दिया, मतलब सब कैटेगराइज कर दिया, सब रिजर्वेशन कर दिया मतलब एक तरीके से। तो हमने उसको चैलेंज किया कि नहीं, ये तरीका गलत है। ये जो 2 सोर्सेज हैं, आप समझते हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप एक है इसके अंदर, एक EWS है, ये 2 सोर्सेज हैं। डिसएडवांटेज ग्रुप में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डिसेबल्ड बच्चे, OBC है, अभी ट्रांसजेंडर जोड़ दिए हैं। तो ये सब कैटेगरी के लोग और EWS। हमारा कहना था कि सबकी कॉमन एप्लीकेशनें आएंगी, मतलब एक जगह पूल होंगी और उसमें से लॉटरी निकाल दो, लॉटरी में जिसके भी आ जाए। तो वो जो केंद्रीय विद्यालय ने किया वो बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। तो हमने जब सोशल ज्यूरिस्ट से हाई कोर्ट में केस किया तो हाई कोर्ट ने हमारी रिट पिटीशन को अलाउ किया और उनके मेथड को क्वैश किया। तो वो फिर नेक्स्ट ईयर से उन्होंने उसको फॉलो करने लगे, मतलब ये फार्मूले को। तो ये EWS का बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये अभी पूरे कंट्री में बढ़ रहा है। मुझे नहीं लग रहा अभी भी ये 1 करोड़ के करीब पहुंचा है, कुछ लाख हो सकता है, कुछ लैक्स में, बट इट इज ए ग्रेट नंबर इटसेल्फ। तो मतलब एक तरफ तो फी हाइक वाले फी पे करने वाले बच्चे हैं, दूसरी तरफ EWS वाले बच्चे हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई भी है। और एक और चीज हमें समझ में आई है कि पहले तो दो क्लास थे ना, फीस देने वाले और गवर्नमेंट स्कूल वाले, अब एक तीसरा क्लास और घुस गया है और एक दूसरे से मेल नहीं खाता। मतलब जो फी देने वाले हैं वो EWS या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से सहमति नहीं रखते ज्यादा, और ऐसे EWS वाले भी अगर आप बन गए तो आपको भी जो है मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सुपीरियर आप महसूस करेंगे। तो ये एक समाज में एक मतलब, जबकि प्रॉब्लम सबकी वही है, प्रॉब्लम यही है कि सब बच्चों स्कूल जाएं, सब बच्चों को अच्छी क्वालिटी मिले, चाहे रिच का हो चाहे पुअर का हो, यही है ना, और फ्री मिले, क्वालिटी मिले, फ्री मिले। तो प्रॉब्लम सबकी है, लेकिन उसके अंदर भी एक क्लासिफिकेशन जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब हम अल्टीमेटली आ जाते हैं अपने गवर्नमेंट स्कूल पे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल है। अभी क्या हो रहा है इस देश के अंदर, कुछ फैक्चुअल चीज पे चलते हैं। अभी मैं उत्तराखंड में था, मैं उत्तराखंड का एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जून की छुट्टियों में चला गया था मैं 2 दिन के लिए। वहां जाके जब मैंने स्टडी किया तो मैंने क्या देखा कि 2015 के अंदर वहां के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर 22 लाख बच्चे पढ़ते थे, 22 lakhs प्लस।
और 2019 के अंदर 18-19 के अंदर वो सिर्फ 10 लाख रह गए बच्चे, मतलब 22 लाख प्लस से 10 लाख रह गए। अब मुझे आज की तारीख का फिगर नहीं पता, लेकिन उसको अगर हम उसी रेंज में हम चीजें देखते हैं तो मुझे लगा कि ये तो अब तो 5 ही लाख रह गए होंगे। मतलब कितना स्कूल वहां का बंद हो गया, कितना बच्चा स्कूल से ड्रॉप हो गया या कहीं कुछ प्राइवेट में चला गया या उसमें से कुछ निग्लिजिबल नंबर जो है ईडब्ल्यूएस में चला गया, कुछ माइग्रेट हो गया। अब वो माइग्रेट हो गया, वो बच्चा माइग्रेशन में स्कूल गया कि नहीं गया। और अभी किसी जमाने में तो 3 करोड़ माइग्रेशन लेबर होती थी, आज मेरे ख्याल से 6 या 7 करोड़ जो है वो माइग्रेशन लेबर है। और वो पूरा फैमिली चल पड़ता है, गांव में झुगिया अपना मकान में ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, खाली छोड़ के। इवन मैंने देखा है गांव में ताले तक भी नहीं लगे, उसमें होता ही क्या था, एक आदि कोई चारपाई पड़ी है तो वो माइग्रेशन लेबर जो है उनके बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो है वो सफ़र करते हैं, दैट इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ। तो वो भी एक मतलब प्रॉब्लम है। तो अभी ये गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है अब हम जरा प्री आरटीई पे आते हैं, क्योंकि आरटीई आप सब लोग समझते हैं 2009 की 1 अप्रैल 2010 से लागू हुई, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ 21A नलिनी जी ने और सुशांत और दूसरे स्पीकर्स ने भी उसके बारे में काफ़ी एलोबरेटली बताया। आई एम नॉट गोइंग ऑन दोज प्रोविजंस, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो प्री आरटीई पीरियड है उसके अंदर हमने जो है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फायदा उनी कृष्णन जजमेंट का उठाया। मैं दोबारा से उनी कृष्णन को बताता हूँ कि उनी कृष्णन जजमेंट में जहाँ उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल एजुकेशन में कमर्शलाइजेशन नहीं करें, वहाँ दूसरी तरफ उन्होंने ये करा कि आर्टिकल 45 जो अनअमेंडेड था, जिसमें था कि अप टू 14 ईयर सारे बच्चे 10 साल के अंदर सारे गवर्नमेंट स्कूल के सिस्टम में आ जाएंगे। और वो प्रोफेसर नलिनी ने बताया कि 44 साल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 44 साल हो गए, आज भी हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है स्कूल में नहीं आए हैं। तो आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने कहा कि एवरी चाइल्ड हैज़ ए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, और अप टू 14 ईयर्स यू विल हैव नो डिफेंस, मतलब स्टेट विल हैव नो डिफेंस ऑफ व्हाटसोएवर नेचर। उनको कंपलसरी एजुकेशन देनी है, और जो 14 साल से ऊपर है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। ये उन्होंने लेट डाउन किया। तो हमें तो हो गया ना कि ये फंडामेंटल राइट है, एलिवेट हो गया, तो हमने सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया। और इंटरेस्टिंग ये था, बैक टू फी हाइक मैटर, कि जब हम फीस हाइक का केस बना रहे थे जून जुलाई की छुट्टियों के अंदर, और क्योंकि नई चीज़ थी एक है, तो उसको जब हम एग्जामिन कर रहे थे तो उसमें हमें ये महसूस हुआ कि ये सारी प्रॉब्लम जो है वो इसलिए है क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल डिटेरियोरेट हो रहे हैं, तो इसलिए अगर आप रियली प्राइवेट स्कूल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनकी मनमानी फीस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक करना पड़ेगा। तो वहीं उसी मिड केस तैयार करने के बीच में हमारा मन पक्का हो गया कि हमें ये लड़ाई लड़नी है। और फिर हमने क्या किया, ये तो फी हाइक वाला मैटर था ही, उसके मेरे ख्याल से महीना बाद ही हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस डाला, वो भी कंट्री में पहला फर्स्ट केस था, रिलेटिंग टू एब्सेंस ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज इन एमसीडी एंड दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। टॉयलेट्स नहीं है, टेंट में स्कूल चल रहे हैं, टिन शेड्स में स्कूल चल रहे हैं, बाउंड्री वॉल्स नहीं है, मतलब ऑल बेसिक एम्यूनिटीज, ऑल काइंड ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज आर एब्सेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। हमने वो केस डाला, तो क्या हुआ कि वो चीफ जस्टिस बेंच में लगता था शुरू से ही, PIL जो चीफ जस्टिस बेंच में जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस थे महेंद्र नारायण उस वक्त। तो जब उनके सामने केस आया, ये भी 97 की बात है, तो उन्होंने कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कहा उन्होंने, अच्छा वो जो केस डाला था हमने PIL, वो डाला था सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स को इकट्ठा करके। कोई कह रहा था कि 50% स्कूल में पानी के इंतजाम नहीं है, कमरे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जब मैटर सुप्रीम हाई कोर्ट में आया जजेस के सामने, तो वो मुझसे कहने लगे, मिस्टर अग्रवाल ये तो न्यूज़पेपर कटिंग पे आपने पिटीशन फाइल करी है, दिस इज नॉट एन एविडेंस
आप हमें थोड़ी कोई फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ इस तरीके से एविडेंस प्रोड्यूस करिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए। उससे पहले मैं बताऊं, जबकि मैं खुद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़ा हूँ 1962 के अंदर, उसके बाद 2 साल दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बाद पंजाब में भी पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन मैंने जब वो केस था उससे पहले जो है वो स्कूलों को विजिट नहीं किया था, वही न्यूज़पेपर कटिंग पे अपना केस चला रहा था मैं। तो जब उन्होंने कहा तो ठीक है, मुझे मैं सोचने लगा कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब मैं हफ्ता 10 दिन की डेट दे दी, और जब मैं गया अगले दिन शाहदरा से शुरू किया, तो बाप रे बाप बुरी हालत। जानवर स्कूलों के अंदर क्लासरूम्स में घूम रहे थे, गंदगी थी, पूरा छत टूटा हुआ था, फर्श टूटा हुआ था, दरी फटी हुई थी, मतलब क्या आलम था, मतलब हालत खराब। तो फोटोज लिए, फिर और स्कूल विजिट करे, मतलब पूरे दिल्ली के हालत जो थी खराब थी। और जब मैंने वो फोटोग्राफ्स हाई कोर्ट के सामने रखे तो उन्होंने कहा हो व्हाट ए हॉरिबल कंडीशन। बस फिर हॉरिबल उनका कहना था कि सुबह सारा फ्रंट पेज न्यूज़ बन गई है। और क्योंकि कंट्री का पहला मैटर था तो पूरे कंट्री के अंदर ये हाईलाइट हुआ। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, मतलब आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ, कि गवर्नमेंट को हिट करना कितना जरूरी है, गवर्नमेंट को एक्सपोज करना कितना जरूरी है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट से लड़ना नहीं चाहते, प्यार मोहब्बत से ही सोचते हैं कि व्यवस्था बदल जाए, लेकिन बहुत जरूरी है। और मैं उसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ कि मुझको हाई ऑफिशियल्स ने ये बताया, उस वक्त ना यूएनओ से बहुत पैसा आता था, यूनाइटेड नेशन से इनके पास, यूनिसेफ से आता था एजुकेशन के नाम पे, अब पता नहीं आता कि नहीं आता। तो वो मुझे ये बताया कि मीटिंग के अंदर, जब मीटिंग होती है सरकार के साथ यूनिसेफ वालों की, तो आपकी ये न्यूज कटिंग्स दिखाते हैं सरकार को, साहब ये क्या हो रहा है, हम आपको पैसा देते हैं और आप ये देखिए बच्चे को आप दही तक भी नहीं दे सकते हैं, पंखा नहीं दे सकते हैं, बैठने की जगह नहीं है, टीचर नहीं है। तो ये एम्बेरसमेंट होता है। तो मुझे ये लगा कि यार ये तो अच्छा सा पॉइंट है, जितना सरकार को एम्बेरसमेंट होगा उतना ही समझो बच्चों को फायदा होगा। ये मैंने सीखा एक तो, क्योंकि ये सरकार को, मुझे याद है एक मिनिस्टर ने मुझे कहा, अशोक ये जो है ना सर, हम लोग अपने बारे में कह रहा था एज ए गवर्नमेंट कि हम तो गाय के थन हैं, आप जितना दबाओगे उतना उसमें से निकल आएगा, नहीं दबाओगे तो नहीं निकलेगा। मतलब जितना इनके ऊपर प्रेशर करोगे उसी से समस्याओं का हल होना, ये चीज निकल के आई है। मतलब तो वो केस 10 साल करीब हाईकोर्ट ने मॉनिटर किया मतलब उसको, और उसमें चीफ सेक्रेटरी को बुला के तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये वो तो प्राइवेट स्कूल है, तभी तो ये प्रॉब्लम है, चाहिए आप स्कूल में विजिट करके आइए, 10 स्कूल विजिट करिए अगली तारीख से पहले। पूरी ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की हाईकोर्ट जो है क्लास लगाता था, उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इम्प्रूव हुआ मतलब। और उसके बाद एक और केस जो था बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसी महीने, उसी मेरे ख्याल से नवंबर की बात है 1997 की, मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि एक पालम एरिया में, महावीर नगर में, एक एमसीडी स्कूल में एक बच्चा 7 साल का या 8 साल का, पानी नहीं था स्कूल का, और उस स्कूल का भी जिक्र था उस पहले वाले केस में कि पानी नहीं है स्कूल में। वो पानी लेने के लिए बाहर आया स्कूल से, और स्कूल रोड क्रॉस कर रहा था और उसको 4 व्हीलर वाले ने हिट करा और वो स्पॉट पे डेथ हो गई उसकी बच्चे की। वो मैंने न्यूज पढ़ी और फिर मैंने अपने 4-5 लॉयर फ्रेंड को कहा यार चलो जरा स्कूल चलते हैं। तो जब हम स्कूल पहुंचे तो हमने देखा कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आया हुआ है और वो एविडेंस रिमूव कर रहा है, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पानी है यहाँ पर। लेकिन आप समझ सकते हो 4-5 लॉयर्स अगर पहुंच जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो वहां से हमने उनको एविडेंस रिमूव नहीं करनी थी, रेदर हम एविडेंस लेकर आए कि साहब वहां पानी नहीं था। और फिर हमने एक PIL फाइल किया, और उस PIL में वो भी फर्स्ट अपने काइंड का था कि हाईकोर्ट ने 2 लाख रुपए जो है इनके ऊपर वो डाला, कंपनसेशन MCD के ऊपर पेरेंट्स को दो, और वो जो डिपार्टमेंट में जो भी हेयरिंग ऑफिसर थे उनके खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर किया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि साहब ये तो गलत ऑर्डर है। चीफ जस्टिस भरूचा थे, भरूचा ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, ये वर्ड थे, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तुम पानी नहीं दे सकते बच्चों को। और उसने अपने जजमेंट में लिखा दिस ऑर्डर इज एमिनेंटली जस्टिफाइड, और डिसमिस कर दी उनकी स्पेशल लीव पिटीशन।
और उसके बाद फिर बहुत सारे इस तरीके के केस आए जहाँ बच्चे वो स्विमिंग पूल गए, वहाँ पे स्कूल के ट्रिप पर गए प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, और वहाँ पे वो स्विमिंग में एक दो की डेथ्स हो गई। तो वो इस तरीके के बहुत सारे कंपलसेशन के केसेस जो है बाद में बने। तो इस तरीके से लगातार चीज़ें चलती रही। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। क्या होता था कि जब 5वीं क्लास तक के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल है, तो उसमें क्या होता था कि वो जब 5वीं में जाता था उसको टीसी दे देते थे। अब वो टीसी लेके सरकारी स्कूल में जाता था, गवर्नमेंट स्कूल जो 6ठी से चलते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल पहले में गया, उसने भगा दिया, दूसरे ने भगा दिया, तीसरे ने भगा दिया। तो उससे हमने ये असेस किया कि लगभग 30% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि 5वीं के बाद वो 6ठी वाले गवर्नमेंट स्कूल वाले लेते ही नहीं उसको। तो हमने हाई कोर्ट में कहा कि सर ये इसका कोई तरीका करो, इसमें ऐसा करो कि जो टीसी देते हैं ना, ये टीसी में लिखवा दो कि कौन से स्कूल जाना है, सो दैट कि स्कूल वाला मना ना कर सके। तो अच्छा क्या होता था कि ये नॉन एडवर्सियल लिटिगेशन है, तो जो हमारे अपोजिट पार्टी के वकील होते थे वो लगभग हर चीज हाँ हाँ करते थे, मतलब हम जो भी कहते थे लगभग हाँ हाँ करते थे, हाँ जी ठीक है। तो वो एक बहुत एडवांटेज था। तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब गवर्नमेंट कुछ करने पे आती है ना, तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर देती है। हमने तो सोचा था कि ये टीसी पे नाम लिख देंगे काफी हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, ये ऑर्डर किया कि टीसी पे नाम ही लिखना। जो हेड ऑफ द स्कूल है उसकी ड्यूटी है कि वो सारे फॉर्म्स लेकर जिस स्कूल में एडमिशन हो रहा है ना, वहां जाके वो एडमिशन कराएगा। मतलब बच्चे की लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी। और अब तो काफी सालों से सारा का सारा ऑनलाइन चला जाता है। तो आप देखिए जो 30% ड्रॉप आउट थी वो 0 पे आ गई। एक बार तो हो गई। उसके बाद हो सकता है वो 6ठी क्लास में दाखिला लेने से पहले गांव चला जाए और जाए ही नहीं वहां पर, है? तो वो ड्रॉप आउट, तो ये एक तरीके से चेंज होता है। और आपको एक और बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो जो मैं शुरू में आपको कह रहा था कि इस तरीके का हमारा समझ होता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लाइट चली गई क्या? आ रही है आवाज मेरी? कैन यू हियर मी? ओके, आई डोंट नो क्या होगा। यस सर, आवाज आ रही है। ओके सर वी कैन हियर यू। अच्छा, तो क्या मैं जो कह रहा था कि इस तरीके की समझ होती है। तो क्या हुआ कि एक लॉयर्स कमेटी बनाई। उसमें जो पीछे चीफ जस्टिस रही हिमाचल प्रदेश की, उसमें जम्मू कश्मीर में गीता मित्तल, और दिल्ली में हाईकोर्ट में जज बनी, वो भी उस कमेटी में थी। और हम लोग जब मतलब स्कूलों में जाते थे तो आप देखिए कि जो एमसीडी के लॉयर हमको अपोज करते थे कि साहब सब कुछ ठीक है, ये ठीक है, वो एक तरीके से रिबल टर्न हो गए। मतलब जब एक्सपोजर देंगे ना आप लॉयर्स को कि देखिए जाके देखिए क्या हालत है, तो उनके भी कान पे, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम उसको बेसिक एम्यूनिटीज की है नहीं, और जब स्कूल में जाते हैं देखता है कि बच्चे दरी के ऊपर पड़े हैं, दरी भी फटी हुई है, ऊपर से पानी चू रहा है, नीचे खड्डे हैं, तो हर एक का दिमाग थोड़ा सा हिल। और ये पढ़े लिखे जो हम लोग हैं, थोड़ा हमारा लोगों का दिमाग मतलब थोड़ा सा हिलता है। तो मैंने देखा कि वो लॉयर जो उसको सपोर्ट कर रहा था अपने क्लाइंट को, वो कोर्ट में खुद आगे कह रहा है जी बहुत बुरी हालत है, ऑर्डर पास करो इनके खिलाफ, मतलब अपने खिलाफ ऑर्डर करो। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब इसीलिए ये समझ हो रही है कि अगर हमारे लॉयर फ्रेंड्स स्कूलों में जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, कंडीशंस को देखेंगे, तो वो काफ़ी सेंसिटाइज हो सकते हैं और एक्टिव हो सकते हैं। इसलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी जो एक और चीज़ जो देखने को मिली वो मिली कि मैं काफ़ी स्टेट्स में घूमा हूँ, शुरू से ही घूम रहा हूँ वैसे तो मैं, लेकिन पिछले 4-5 साल के अंदर मैंने हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र ऐसे कई स्टेट्स को मैंने विजिट किया है, पंजाब में भी विजिट किया है। और फिर हमने केसेस भी डाले कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट्स में, वेरियस कोर्ट्स में। अभी भी चल रहा है, वहाँ पे नागपुर में चल रहा है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ही बैकवर्ड है,
वहाँ पे बहुत बुरी हालत देखी हमने, और वो हमने फिर नागपुर में केस किया। जो आपके ट्राइबल स्कूल्स हैं वो बिल्कुल टूटे फूटे ट्राइबल स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो भी सारे बेंच टूटे हुए हैं, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, टीचर्स भी प्रॉपर नहीं है। तो वो सब महाराष्ट्र के अंदर देखा, यही तरीके से उड़ीसा में देखा। मतलब तो क्या चीज़ निकल कर आई है, जो मोटे तौर पे निकल के आई है कि पूरे देश के अंदर 19-20 का फर्क है। कोई अक्सर इतना प्रोपेगेंडा हमारे दिल्ली के स्कूलों का हो गया कि लोगों को लगता है कि शायद हिंदुस्तान में सबसे अच्छे स्कूल हैं, थोड़े से दूसरे के कंपेरिजन में थोड़े से बेटर हो सकते हैं, लेकिन जो है ये सारे देश के स्कूल जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, वो 19-20 का फर्क है। दूसरा ये कि वहां पर ये देखने को मिला कि जो एनरोलमेंट है, ऑन एवरेज 50% बच्चे स्कूल ही नहीं आते। अब आप ये चीज देखिए, अगर हम, मुझे नहीं पता आज की तारीख में कितना फिगर है, लेकिन अगर 20 करोड़ बच्चे हम मान लें कि गवर्नमेंट स्कूल के सिस्टम में हैं एनरोल्ड, 10 करोड़ आते ही नहीं है, नॉट ए स्मॉल नंबर। और 10 करोड़ हम और ले लें चाइल्ड लेबर और अदरवाइज ड्रॉप आउट, तो आज की तारीख में लगभग 20 करोड़ बच्चे जो हैं हिंदुस्तान के अंदर आउट ऑफ स्कूल है। बहुत सारे तो आज भी बकरी और भेड़ चला रहे होंगे कहीं इलाके के अंदर जाके। तो कहने का मतलब ये है कि ये व्यवस्था में हमने कोर्ट में केसेस करे, उससे कुछ रिलीफ मिला। हरियाणा में हमने जो केस किया उससे बहुत सारी जो बिल्डिंगें जर्जर थी, बहुत सारी वो कंस्ट्रक्ट हुई, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो ये कि टीचिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस। आज भी एवरेज, आपको बताऊं, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में गया, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो एक स्कूल में मैं गया तो वहां पर क्या देखा मैंने कि 8वीं क्लास की क्लास थी, वो 166 एनरोल्ड थे बच्चे, सिर्फ 4 बच्चे आए हुए थे लड़कियां, और 4 लड़कियां जो आई हुई थी उनको मैंने जब अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के दिखाया और कहा कि जरा बेटे पढ़ना मेरा इसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो मेरे विजिटिंग कार्ड से मेरा नाम नहीं पढ़ पाई। तो ये मतलब दुर्दशा उसकी। तो हमने कोर्ट्स में केसेस किए, कोर्ट के केसेस करने से फर्क पड़ा। अभी बिहार में भी, पटना हाई कोर्ट ने हमारा केस में शुरू में जवाब आया सरकार का, और सरकार का जवाब से वो इतने खुश हुए कि उन्होंने हमारा केस ही डिस्पोज कर दिया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने कहा जी तो इश्यूज तो सारे वही हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को नोटिस अभी इशू किया हुआ है हमारे केस के अंदर कि बिहार की हालत क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से कुछ फर्क तो पड़ा, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप PIL डाल के ये ऑर्डर करा देंगे कि हर एक स्कूल में पानी की टंकी होनी चाहिए, पानी की टंकी लग जाएगी क्योंकि फिजिकल वो है, उसमें 2-4 दिन पानी भी आ जाएगा, लेकिन रेगुलर पानी आएगा, टॉयलेट रेगुलरली क्लीन होंगे, टीचर रेगुलरली आएगा, सफाई होगी, वो कौन देखेगा? तो वो तो आप कोर्ट भी नहीं देख सकती और वो PIL डालने वाला भी नहीं देख सकता है। तो ये सारी लड़ाई आधारित है लोकल लड़ाई के ऊपर। लोकल लड़ाई किसने करनी है? बच्चे ने करनी है। अभी मेरे को कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मेरे को एक वीडियो भेजा जिसमें उसने कहा, MCD स्कूल का था, 3री क्लास का शायद, और वो बोला कि मेरे टीचर जो है 3 दिन से टीचर ही नहीं आ रहा मेरा स्कूल में। उसके बाद 10 दिन के बाद एक और वीडियो मिला मुझे, वो और किसी MCD स्कूल का था, वो कह रहा है कि 5 दिन से ही मेरा टीचर नहीं आ रहा। तो ये जो जागृति है, ये एक सैंपल है जागृति के। तो ये जो जागृति है ना बच्चों में, उनके पेरेंट्स के अंदर, देश में अवेयरनेस तो बढ़ी है, एजुकेशन की जरूरत बढ़ी है, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास थोड़ी बहुत ही पढ़ाई नहीं है ना, तो उसको वो पत्थर उठाने का जॉब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तो पत्थर भी जो है ना वो मशीन से उठाए जा रहे हैं। तो हर एक आदमी को स्किल होने की जरूरत है, और स्किल होने के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत है। तो आज ऐसी हालत हो गई है कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि एजुकेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वैसी एम्प्लॉयमेंट या मैनुअल एम्प्लॉयमेंट भी है, तब भी उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन व्यवस्था बदल नहीं रही है। आज जो करोड़ों बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं,
है, वहाँ पर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के मिनिमम नॉर्म्स हैं आपको बताया गया था, वो नॉर्म्स कहाँ, कोई भी फॉलो नहीं हो रहा, वायलेट हो रहा। आज कितने 13-14 साल हो गए हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट आए हुए, जबकि राइट टू एजुकेशन जो है वो एक ऐसा बर्थ राइट होता है, उसके लिए कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन की जरूरत नहीं है, उसको कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, वो एक बर्थ राइट है कि उसको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, ये सरकार की ड्यूटी है। लेकिन यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल दिया, एक्ट में भी डाल दिया है, उसके बाद भी आप जब देख रहे हैं कि चीजें बेसिक एम्यूनिटीज गुम है। टीचर की अपॉइंटमेंट आज देश के अंदर 10 लाख से ज्यादा टीचर की पोस्टें खाली पड़ी हैं सरकारी स्कूलों के अंदर है? तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर जो है ना, मुझे लगता है कि एक लॉयर का या लॉ स्टूडेंट का या लॉ टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक केस डाला था जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ केस किया था, और हमने ये कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आए हुए 13-14 साल हो गए, लेकिन हमारे ना तो लॉयर्स को पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ना जजेस को पता है। जजेस को तब पता लगता है जब उनके सामने केस आता है। तो आप इसको एजुकेशन में डालिए, कंपलसरी सब्जेक्ट बनाइए। तो हाईकोर्ट को भी लगा हाँ ये बात तो ठीक है, बार काउंसिल ने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ जी ठीक है। तो अभी वो प्रोसेस चल रहा है और बार काउंसिल ने एक सर्कुलर भी निकाला है, और इवन ये कह दिया कि सीबीएसई भी अपने स्कूलों के अंदर जो है वो राइट टू एजुकेशन पढ़ाए। तो और अपनी लेटर में भी चेयरमैन ने लिखा है कि यूनिवर्सिटीज जो है वो ओपन है कि वो अपने, और हमने देखा था कौन सी यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में, कि वहाँ इंट्रोड्यूस भी हुआ है ये, मतलब तो ये इंट्रोड्यूस होगा तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसको, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आंध्र प्रदेश गया था 7-8 साल पहले, आंध्र प्रदेश उस वक्त ज्वाइंट आंध्र प्रदेश था ये यूनाइटेड, तो अब वो तेलंगाना हो गया। तो मैंने वहाँ पे ना क्या किया था, 10-12 दिन का विजिट किया था, और कोई 3000 किलोमीटर मैं चला था गाड़ी से, और तो 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ के मैंने विजिट किया, और वहाँ पे बार एसोसिएशंस के अंदर, कोर्ट्स के अंदर, मतलब कोर्ट्स के अंदर मैं मीटिंग करता था, जिसमें जजेस भी आते थे, वकील भी होते थे, और राइट टू एजुकेशन एक्ट के ऊपर बात करता था, प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर बात करता था, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल एक ऐसा मुद्दा है जो प्राइमरीली सब लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव, क्योंकि हम सब लोगों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। लेकिन मैंने वहां पे ये देखा कि लगभग 99% लॉयर्स और जजेस को जो है ना, यही नहीं पता कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है। कभी किताब ही नहीं देखी होगी उन्होंने, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, कोई आया ही नहीं होगा कि भैया मेरे स्कूल का एडमिशन नहीं हो रहा, लड़ाई लड़ लो मेरे लिए है? तो ये देखने को मिला कि लोगों को पता ही नहीं है। अभी हमने ना हमारा समझ ये है, इस बारे में हमारा समझ ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको हमें पैरा लीगल बनाना चाहिए। वो सही लड़ाई जो है ना, वो इस देश के पेरेंट्स लड़ सकते हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। और अगर गवर्नमेंट स्कूल सुधरेंगे तो जो बच्चे बाहर हैं ना, वो भी बच्चे आएंगे, अट्रैक्ट होंगे स्कूल की। आज तो स्कूल अट्रैक्टिव ही नहीं है, रोज पुश आउट ही कर रहा है बच्चों को है? तो हमारा समझ ये है कि पेरेंट्स, और हमने जब से ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उससे पहले तो ये था कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए रिट में, हाई कोर्ट चले जाइए 226 में है? लेकिन हम जब से ये एक्ट आया तब से मैंने सब लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अब आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अब आप जो नजदीक में दीवानी अदालत है ना, उसमें मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट फाइल कर दो, क्योंकि ये आपका राइट है। और इसका एक जो है टेस्ट किया हमने, मैं बहुत सालों से कह रहा था, लेकिन इवन मैंने बहुत सारे लोगों को, कई वकीलों को प्लेंट भी ड्राफ्ट करके भेजी, लेकिन किसी ने कोई टेकअप ही नहीं करा, उसको फर्दर फॉलो नहीं किया। एक केस हरियाणा में हुआ, जब मैं हरियाणा में घूम रहा था, आज 2 साल हो गए इस बात को, तो एक स्कूल में जब मैं गया और वहां पे देखा कि एक 8वीं क्लास, 6ठी से 8वीं क्लास में 200 बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ एक टीचर है, जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से 5 टीचर होने चाहिए। तो वो जो था, एक पेरेंट तैयार हो गया मुकदमा लड़ने के लिए। तो फिर हमने एक झिरका तहसील है वहां पर, नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर झिरका करके तहसील है, वहां पर हमने वो केस डाला। और क्या सिर्फ टीचर के डाला कि इतने बच्चे हैं और टीचर 5 होने चाहिए। तो कोर्ट ने एक तो एग्जाम्पशन दे दी हमको, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सरकार के खिलाफ अगर सिविल सूट डालना है तो आपको 2 महीने का मैंडेटरी नोटिस देना पड़ता है, सेक्शन 80 का, सीपीसी का। तो उसने हमें एग्जाम्पशन दे दिया और नोटिस इशू कर दिया।
तो नोटिस इशू करते ही आप देखिए पूरा, ये भी पहला केस था हिंदुस्तान में जो कोई पेरेंट सिविल कोर्ट गया हो राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजंस को लागू करने के लिए। तो पूरे सारे नेशनल मीडिया ने इसको टेकअप किया, वहाँ पे लोकली काफ़ी हंगामा हुआ इसको लेकर। जो मिनिस्टर था एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा का, उसने सारे MP MLA को बुलाकर कहा कि ये क्या हो रहा है। तो और अल्टीमेटली क्या हुआ कि अगले 3 महीने के अंदर 1000 टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर हरियाणा सरकार ने रखा बिकॉज ऑफ दिस केस। अब हमारी इच्छा ये थी कि पेरेंट्स जो है ना वो हर एक पेरेंट केस डाले, हजारों की तादाद में केस डाले, सरकार को परेशानी हो जाए और चीजें बदलेंगी। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद कोई केस हमारे सामने नजर नहीं आया, किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो वहां पे हमको ये लगता है कि अगर हमारे लॉयर्स फ्रेंड, लॉ टीचर्स, लॉ स्टूडेंट्स जो वोलाटाइल है वैसे तो जब कोर्ट में बोलते हैं तो लगता है कि कुछ मतलब बात को कह रहे हैं, तो ग्राउंड के ऊपर भी राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनका एक रोल है जिसको वो अगर प्ले करते हैं। अब उसमें क्या प्ले करना है, अब इसमें जो हमने मेथोडोलॉजी निकाली कि जो सबसे सिंपल तरीका है कि अगर जैसे सेक्शन 80 का नोटिस है, सेक्शन 80 का नोटिस पेरेंट साइन करेगा, हमें सिर्फ ट्रेन करना है उनको, हमें उनको सपोर्ट करना है पेरेंट्स को, लड़ाई तो असली पेरेंट करेगा। तो वो सेक्शन 80 का एक नोटिस दे रहा है सरकार को कि मेरा बच्चा आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और वहां पे 3 दिन से पानी नहीं है या पानी का इंतजाम नहीं है, जो कि वायलेशन है राइट टू एजुकेशन एक्ट का। एक नोटिस अभी हमने जब बिहार में गए तो बिहार में हमने कम से कम 400 बच्चों से लिखवाया कि नोटिस भिजवाए साइन करके, पेरेंट्स से और बच्चों से साइन करा के भिजवाए। इस तरीके से उड़ीसा में भी हमने देखा कि वहां पे जो स्पेशल एजुकेटर्स थे उन्होंने इनिशिएटिव लेके कोई मेरे ख्याल से 250-300 जो है पेरेंट्स से कि मेरा बच्चा डिसेबल्ड बच्चा है और स्कूल में पढ़ता है और वहां पे टीचर नहीं है तो टीचर प्रोवाइड किया जाए। तो नोटिस तो भेजे, लेकिन उड़ीसा में किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो सिविल सूट्स डालें। दूसरी जगह भी हमने देखा कि सिविल सूट्स नहीं डले। तो अगर पूरे देश में इस तरीके से पेरेंट्स, और उसमें इंटरेस्टिंग और भी चीज है, एक्चुअली में हम पेरेंट्स को ये भी बोलते हैं कि वहां आपको कोई लॉयर की जरूरत नहीं है एज सच कि लॉयर पेश करो, क्योंकि लॉयर को एंगेज करना भी हिंदुस्तान में आसान काम नहीं है। कोई भी मुझे मुश्किल मतलब पूरे देश में बड़ा मुश्किल है कि कोई ऐसा लॉयर हो जो इन बच्चों के लिए जो है फ्री लड़ने के लिए आगे खड़ा होकर तैयार करे। लेकिन चलो कुछ छोटे मोटे पैसे भी देने पड़े, या नहीं भी कोई लॉयर हो तो आप पेरेंट्स जो है ना वो खुद जाके, मतलब उसकी प्रिंट तो कोई भी बना के डाल देगा, उसमें खर्चा भी ज्यादा नहीं होता। तो अगर वो जाके खुद खड़ा हो जाएगा, झिरका में भी ऐसा ही हुआ, वो एक ही लड़की का केस था, लेकिन एक तारीख पर तो 6 लड़कियां और आ गई थी, कोर्ट के अंदर पेश कर दी। हमने कहा साहब देखिए ये 6 लड़कियां हैं, आपको बताएंगे कि इनके स्कूल में जो है टीचर नहीं है। तो जज भी मतलब बड़ा एक्टिव हो गया। और आप हैरान होंगे कि मैं एक दिन राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है खरीद के लेके गया, एक जज साहब को दिया मैंने, साहब मुझे पता है आपके पास नहीं है। एक सरकारी वकील को भी दिया कि साहब आपके पास भी नहीं होगा, आप इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ लीजिए, है। तो इस तरीके का हमें मतलब एक एटमॉस्फेयर अगर हम बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि एक्चुअलाइज किया जा सकता है, ऐसा मुश्किल नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर देश में हमारे पेरेंट्स इस तरीके से जाग जाए तो प्राइवेट स्कूलों को तो सुधार ही सकते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट स्कूलों को भी सुधार देंगे। 6 महीने काफी हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स हैं वो इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं, जब शुरू में फीस बढ़ती है तो 2-2 हज़ार एक स्कूल पे खड़े हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद वो 200 रह जाते हैं, फिर 20 रह जाते हैं, फिर 2 ही रह जाते हैं, फिर गुम ही हो जाते हैं। मतलब कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं ना प्राइवेट स्कूल के लोग लड़ रहे हैं, जबकि पीड़ित हैं वो। EWS के भी बच्चे पीड़ित हैं, लेकिन चल रहा है उनका काम, और गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चे हैं ही सुपर पीड़ित। तो ये सारा मतलब सारे लोग अगर इस तरीके से, और हम लोग उसमें सिर्फ उनको मॉरल सपोर्ट दें, उनको राइटिंग वर्क में हेल्प करें, उनके साथ उनका नोटिस बना के उनको एक्सप्लेन करें और उनसे साइन करा के हम सरकार को एक पोस्ट ऑफिस का काम करें, हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके रखें, तो मुझे लगता है कि ये बदला जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है, और खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स के मामले में आप कुछ भी एफर्ट करते हैं ना, उसके रिजल्ट उससे ज्यादा आते हैं। मतलब ये वैसा नहीं है कि
वर्कर्स की जो है डिमांड्स के लिए आप लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, तो उसमें सबसे कमजोर रिलीफ जो है वो वर्कर्स की लड़ाई में आज की तारीख में मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा रिलीफ जो है जब हम बच्चों की एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन और वो भी गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन के लिए लड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि ये बड़ा आपको मतलब अपने में एक एजुकेशन भी आएगी। जब बच्चे हमारे लॉ स्टूडेंट या लॉ टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे तो उनकी एक अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी, है, और उनके प्रोफेशन में कोई फर्क नहीं होता। कई बार लोगों को ये लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे प्रोफेशन में फर्क पड़ेगा, तो मेरा समझ ये है कि प्रोफेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बड़ा कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होता है। एक वकील की सबसे बड़ी जो एसेट होता है कि आपके कितने कॉन्टैक्ट हैं, तो जब आप पब्लिक के अंदर जाके उनके साथ काम करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, तो आपको कोई प्रोफेशनली भी नुकसान नहीं होने वाला, फायदा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को एकदम दिल खोलकर जो है ना इस मामले को पूरे देश के अंदर जो है ना पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, तो मुझे लगता है ये बदला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू। थैंक यू बेटा, धन्यवाद सर फॉर मोटिवेटिंग ऑल द